हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसमें हम उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता और उससे आगे इन सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यद्यपि छायावाद की रचना सीमा 1936 ईस्वी तक मानी जाती है, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था छायावाद, तो उसकी जो समय सीमा है छायावाद का अंत हो जाता है 1936 ईस्वी में, छायावादी युग का। फिर उसके बाद शुरू होता है उत्तर छायावादी। लेकिन 1930 ईस्वी तक के आसपास छायावाद के समानांतर कुछ अन्य प्रवृत्तियां मुखरता के साथ उभरी, यानी कि 1930 और 1931 ईस्वी में जो है छायावाद के साथ ही कुछ खास विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। इसमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि की प्रेम और मस्ती वाली काव्यधारा, यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन थे, नरेंद्र शर्मा, इन्होंने प्रेम और मस्ती भरी काव्यधारा को अपनाया और इसी से संबंधित रचनाएं की। फिर है रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि की राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक काव्यधारा थी, यानी कि इन्होंने राष्ट्रीयता पर और संस्कृति पर ज़्यादा बल दिया। माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह ने, बालकृष्ण शर्मा ने, इन लोगों ने राष्ट्रीयता और संस्कृति पर ज़्यादा बल दिया। तो इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना और सांस्कृतिक चेतना देखने को मिलती है। उत्तर छायावादी कवियों में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विषय कविता पूर्ववर्ती कवियों के इन्हीं भावों पर लिखी गई कविताओं से भिन्न है, यानी कि इनसे पहले के जो पूर्ववर्ती कवि थे, इनकी कविताओं से अलग है। इनकी राष्ट्रीयता की भावना और सांस्कृतिक भावना इनके पहले के कवियों से अलग है। उत्तर छायावादी दिनकर आदि की कविता ओज और उत्साह से भरी हुई, यानी कि दिनकर जैसे कवियों की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनमें उत्साह देखने को मिलता है, ओज देखने को मिलती है, प्रसन्नता देखने को मिलती है, खुशी देखने को मिलती है उनमें। हरिवंश और इस समय के जो प्रमुख कवि हैं, लेखक या फिर जो रचनाकार हैं, उनमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, गोपाल सिंह नेपाली, अस्सी प्रसाद सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सारे उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। अब है नेक्स्ट प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद 1935 ईस्वी में M.A. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में हुई, यानी कि ये जो थे E.M. फॉस्टर, इन्होंने प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि पेरिस में हुई थी स्थापना। इसी से प्रभावित होकर 1935 ईस्वी में ही लंदन में मुल्क राज आनंद तथा सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बनाने का फैसला किया, यानी कि लंदन में 1935 ईस्वी में लंदन में जो मुल्कराज आनंद थे और सज्जाद जहीर थे, इन्होंने एक संघ बनाने का फैसला किया। उससे ये जो थी एसोसिएशन, इससे प्रभावित होकर इन्होंने एक संघ बनाने का फैसला किया, जिसका नाम इन्होंने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, यानी कि लेखकों का एक संघ बनाया। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, यानी कि पहली बैठक इसकी लखनऊ में बुलाई गई। प्रेमचंद इसके सभापति थे और प्रेमचंद को इसका सभापति बनाया गया। ये किसने शुरू किया था? मुल्कराज और सज्जाद जहीर ने प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन से प्रभावित होकर इन्होंने एक संघ बनाया, भारतीय प्रगतिशील संघ। तो इसी से प्रभावित होकर इन्होंने जो संघ बनाया, इसमें इन्होंने लेखकों का संघ बनाया और उसके सभापति प्रेमचंद को बनाया गया। प्रगतिवाद का उत्प्रेरक तत्व मार्क्सवादी विचारधारा है, यानी कि प्रगतिवाद जो है, इसमें ये लोग मार्क्सवाद के ऊपर बल देते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा को। मार्क्सवाद पूंजीवादी शक्तियों को शोषक के रूप में चिन्हित करता है। मार्क्सवाद जो है वो पूंजीवादी व्यक्ति जो है उनके पास, वो मानते हैं कि पूंजीवादी जो है उनके पास शक्तियाँ होती हैं और वो जो गरीब वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग, उसका शोषण करते हैं, जिसका सर्वहारा से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्य में शोषित उत्पीड़ित जनता के साथ पक्षधरता व्यक्त की जा रही है, यानी कि इनकी जो ये प्रगतिवादी कविताएं होती थी, तो इसमें जो शोषित व्यक्ति होते थे उनसे संबंधित रचनाएं की जाती थी, जैसे कि ये पूंजीवादी वर्ग से संबंधित और शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग से संबंधित। किस तरह से पूंजीवादी वर्ग जो है वो शोषित वर्ग
के ऊपर शोषण करते थे, शोषित वर्ग का शोषण करते थे, सर्वहारा वर्ग का किस तरह से उन्हें दबा देते थे, उनसे संबंधित रचनाएं प्रगतिवाद में होती थी। ये इसका केंद्रीय तत्व है। यही शोषित व्यक्ति से संबंधित रचनाएं होती थी, तो यही प्रगतिवाद जो है इसका केंद्रीय तत्व है। प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब उसमें पूंजीवाद से संबंधित यानी कि पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग से संबंधित रचनाएं हो रही हैं, तो वो सामाजिक तौर पर ये, तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन पर इस पर बल दिया जाता है। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तकबोध, ये सब इसके प्रमुख कवि हैं। अब नेक्स्ट है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद की स्थापना 1943 ईस्वी में अगे के संपादन तार सप्तक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। यानी कि तार सप्तक कविता का जो प्रकाशन हुआ था, तो जब से मानी जाती है प्रयोगवाद की स्थापना, यानी कि 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद शुरू हो चुका था। प्रयोगवाद का समय इसी प्रकाशन के काल से माना गया है, जो मैंने अभी बताया, इसी समय से, इस तार सप्तक के समय से ही प्रयोगवाद की शुरुआत हो चुकी थी। तार सप्तक की भूमिका में अगे ने प्रयोग को कविता का मुख्य ध्येय माना। यानी कि अवे जो कवि हैं, इन्होंने तार सप्तक के शुरू में प्रयोग को कविता का मुख्य केंद्र माना। उनके अनुसार संग्रहित सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता के प्रयोग का विषय मानते हैं। यानी कि इन्होंने कविता के विषय का प्रयोग किया, जो ये दावा नहीं करते कि काव्य सत्य होने उन्होंने पा लिया है, केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। प्रयोगवाद का मुख्य जोर बदलती हुई परिस्थिति में संप्रेषण की समस्या पर था। यानी कि जो परिस्थितियां बदल रही थी, उसके अंदर क्या क्या संप्रेषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, प्रयोगवाद का मुख्य केंद्र यही था। प्रयोगवाद इसी पर ध्यान देता था। प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर व्यक्तित्व रचना था। यानी कि ये लोग प्रयोगवादी जो होते थे, वो मानते थे कि व्यक्तित्व उभरना चाहिए, व्यक्ति की चेतना उभरनी चाहिए, व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा बल देते थे व्यक्तिवाद पर। 1950 ईस्वी के आसपास प्रयोगवाद के बीच से एक नई कविता निकली। यानी कि 1950 से प्रयोगवाद से ही नई कविता की शुरुआत हो गई। नई कविता का स्वर एकांगी नहीं था। इसमें मुक्तकबोध और क्षमाशेर जैसे प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले कवि थे। यानी कि इसमें मुक्तिबोध कवि थे, क्षमाशेर और प्रगतिशील कवि होते थे नई कविता में। रामदराश मिश्र के अनुसार नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं। यानी कि रामदराश मिश्र जो थे, उन्होंने नई कविता के दो प्रमुख तत्व बताए हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। अनुभूति की सच्चाई बताई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण को इन्होंने नई कविता के दो प्रमुख तत्व बताया। अब है नई कविता और उसके बाद नई कविता का उभार प्रयोगवाद के अंदर से हुआ। यानी कि प्रयोगवाद के, जैसे मैंने अभी पहले बताया, प्रयोगवाद के बीच से ही नई कविता शुरू हो गई थी 1950 से। सन 50 के आसपास प्रयोग की अतिशयता से प्रयोगवाद जिस रूपवाद की ओर बढ़ने लगा था, उससे कवियों का मोह भंग होने लगा था। यानी कि 1950 ईस्वी में प्रयोगवाद बढ़ने लगा था और कवि जो थे, उनका मोह भंग होने लगा था। प्रयोगवाद ने जिस व्यक्ति चेतना को अपनाया था, उस पर सामाजिक चेतना का दबाव बढ़ने लगा और उनका एक मिला जुला स्वरूप उभरने लगा। यानी कि सामाजिक चेतना का जो प्रभाव था, वो बढ़ने लगा प्रयोगवाद से और एक मिला जुला स्वरूप उभरने लगा। यानी सभी लोग बराबर हैं, इसका स्वरूप उभरने लगा, मिला जुला स्वरूप। आगे इसके लिए नई कविता नाम चल पड़ा। प्रयोगवाद, ये जैसे जैसे आगे इसकी परिस्थितियां बदलती गई, परिवर्तन होता गया प्रयोगवाद में, तो उसका नाम नई कविता के रूप में रखा गया। नई कविता में एक और प्रगतिशील धारा के मुक्तकबोध थे, तो आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण, ये सब थे। प्रगतिशील काव्यधारा में मुक्तकबोध कवि भी थे और आधुनिकवादी दृष्टिकोण के कवि जैसे
धर्मवीर भारती, ये लोग थे। धर्मवीर भारती आधुनिक दृष्टिकोण के थे। विजयदेव नारायण ये भी इसी आधुनिक दृष्टिकोण के थे। सन 1962 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार होता है। इस दौर की कविता में यानी कि 1962 ईस्वी के बाद साहित्य में नई प्रवृत्ति आती देखने को मिलती है। इस दौर की कविता में अराजकता और मोहभंग का तीखा स्वर है, यानी कि इसमें अराजकता देखने को मिलती है, मोह देखने को मिलता है। इसे साठोत्तरी कविता या अकविता कहा गया। इसे साठोत्तरी कविता या अकविता कहा गया, यानी कि इसे कविता नहीं माना गया, अकविता कहा गया। ये प्रवृत्ति कहानी में भी दृष्टिगोचर होती है, यानी कि ये मोहभंग और अराजकता की अराजकता ये दृष्टिगोचर होती है, कहानी में भी देखने को मिलती है। यानी कि कहानी के क्षेत्र में भी कई दौर आए हैं जिन्हें नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, कहानी आदि नामों से संबोधित किया गया। यानी कि कहानी में भी कई तरीके देखने को मिलते हैं, कई दौर देखने को मिलते हैं। नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, कहानी, इन नामों से इसको जाना जाता है, कहानी को भी। तो अब है साठोत्तरी या अकविता का दौर खत्म होने के बाद समकालीन साहित्य का दौर आ जाता है। इस दौर में सांप्रदायिक का प्रतिरोध, भूमंडलीकरण के बाद उत्पन्न नई चुनौतियों का प्रतिरोध आदि प्रमुख रुझान है। इसी दौर में साहित्य में विमर्श की शुरुआत हुई। इसकी दो कोटि, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श ने हमारे साहित्य में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।